बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने रीडिंग की असेसमेंट की बात की थी, रीडिंग स्किल की, कि रीडिंग स्किल को हम किन डिफरेंट तरीक़ों से असेस कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे राइटिंग स्किल की इवैल्यूएशन की। तो राइटिंग स्किल की इवैल्यूएशन के हमारे पास 5 तरीके हैं जो हम डिस्कस करेंगे। तो आपके पास बीइंग अ टीचर भी और बीइंग अ स्टूडेंट भी आपको राइटिंग असेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अपनी राइटिंग स्किल्स को, अपने स्टूडेंट्स की राइटिंग स्किल्स को इवैल्यूएट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए जो ऑथेंटिक तरीका है वो क्या हो सकता है, वो हम आज डिस्कस करेंगे। Whether you are a teacher assessing your students' writing or an editor offering feedback to a writer, it can be useful to be able to evaluate writing skills. Since different types of writing require different skills, you will need to carefully consider your evaluation criteria. Once you have decided to your approach, put it into action and provide some constructive feedback that is the writer can use to improve their skills. अच्छा जी, आज तक हम यही देखते आए हैं कि राइटिंग स्किल्स को हम टेस्ट कर रहे हैं, राइटिंग स्किल्स की इवैल्यूएशन हो रही है। तो हमने ग्रामेटिकल मिस्टेक्स देख लिए, एरर्स देख लिए, पंक्चुएशन एरर्स देख लिए, हमारे पास जो हैं वो कैपिटलाइजेशन एरर्स देख लिए। तो हमारे पास डिफरेंट राइटिंग स्किल्स हैं। आज तक हम यही सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं कि राइटिंग स्किल, या हमारी अंडरस्टैंडिंग में यही है कि राइटिंग स्किल जो है वो एक ही तरीके से टेस्ट हो जाती है। वो राइटिंग स्किल एक ही किसी राइटिंग से टेस्ट हो जाती है स्टूडेंट्स की, लेकिन डिफरेंट राइटिंग स्किल्स भी हमारे पास डिफरेंट हैं। हमने आज तक यही पढ़ा है कि हमारे पास 4 स्किल्स हैं और 4 स्किल्स में से एक राइटिंग स्किल है, और राइटिंग स्किल्स के अंदर भी और बहुत सी पार्ट्स हैं राइटिंग स्किल्स के, और बहुत सी टाइप्स हैं राइटिंग स्किल्स की। Since different types of writing require different skills, we will like different types of writing के लिए different skills चाहिए होती हैं। persuasive writing के लिए persuasive writing की skills चाहिए होती हैं आपको। descriptive writing के लिए आपको और rhetoric writing के लिए different types की writing के लिए different skills आपको चाहिए होती हैं। तो आज हम ये देखेंगे अपने methods में कि कौन सी skill को किस तरह से हम test कर सकते हैं। पहला मेथड ये है कि आपने सबसे पहले जब अपने असेसमेंट टास्क्स डेवलप करने हैं, तो पहले नंबर पे राइटर का बैकग्राउंड आपने जहन में रखना है। अच्छा, राइटर के बैकग्राउंड से मुराद यहाँ पे ये हरगिज़ नहीं है कि आप कोई ये पता करेंगे कि कौन सा किस एरिया से बिलोंग करता है, कौन सा डेफिनेटली ये भी बैकग्राउंड में आता है कि कौन सा रूरल एरिया से बिलोंग करता है, अर्बन एरिया से बिलोंग करता है। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बैकग्राउंड की, लैंग्वेज के बैकग्राउंड की, कि जो आपकी टारगेट लैंग्वेज है उसके हिसाब से बैकग्राउंड की, कि कौन सा स्टूडेंट आपका टारगेट लैंग्वेज के हवाले से सेकंड लैंग्वेज के तौर पे उसको सीख रहा है, और कौन सा स्टूडेंट नेटिव है। तो यहाँ पे हमारे पास बैकग्राउंड का मतलब ये है, राइटर के बैकग्राउंड से या स्टूडेंट से बैकग्राउंड से हमारा ये मुराद है। Before you can assess a person's writing skill, you must take their background into account. For example, you would not evaluate an ESL student's writing the same way you would if they were native English speaker. ठीक है, आप एक इंग्लिश जो सेकंड लैंग्वेज के तौर पे एक्वायर कर रहा है, इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज के तौर पे सीख रहा है, या इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज लर्नर के तौर पे राइटिंग का आपको टेस्ट दे रहा है, उसको आप उस तरह से इवेलुएट नहीं कर सकते जिस तरह से आप नेटिव इंग्लिश स्पीकर को या नेटिव इंग्लिश राइटर को कर सकते हैं। ठीक है, और दोनों के लिए अलग अलग रूब्रिक भी आपके डेवलप होंगे, दोनों के लिए अलग अलग आपको क्राइटेरिया भी सेट करना पड़ेगा। तो जो उसके अलावा साथ साथ आपके पास क्या चीज़ें होनी चाहिए, राइटर की एज और डेवलपमेंटल लेवल होना चाहिए। डेफिनेटली आप एक 8 साल के बच्चे को एक 18 साल के बच्चे के लेवल पे जाके टेस्ट नहीं करेंगे, उसकी स्किल्स को एवेलुएट नहीं करेंगे। 8 साल के बच्चे के लिए 8 साल के बच्चे का लेवल जहन में रखना पड़ेगा, उसकी एज और उसका डेवलपमेंटल लेवल, और 18 साल के स्टूडेंट के लिए इवेलुएशन के लिए क्राइटेरिया भी डिफरेंट होगा और उसके लिए मटेरियल भी डिफरेंट होगा। देयर एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंस। अच्छा, अगर एजुकेशनल बैकग्राउंड को आप ध्यान में नहीं रखेंगे
एक स्टूडेंट अगर उसने इससे पहले सेकंड लैंग्वेज को इससे पहले सीखा ही नहीं है, वो अपनी मदर टंग में या किसी दूसरी लैंग्वेज में उसकी सारी पिछली एजुकेशन है, उसकी लर्निंग है, तो उसके लिए डेफिनेटली आपका क्राइटेरिया, आपका रूब्रिक डिफरेंट होगा एज़ कम्पेयर टू वो स्टूडेंट जो इससे पहले भी सेकेंड लैंग्वेज का लर्नर रह चुका है। द फेमिलियरिटी विद द लैंग्वेज इन विच दे विल बी राइटिंग, फेमिलियरिटी की बेसिस पे भी स्टूडेंट्स को कैटेगराइज करना है कि कुछ स्टूडेंट जो हैं वो सेकंड लैंग्वेज के साथ ज़्यादा फेमिलियर हैं और कुछ कम फेमिलियर हैं। डेफिनेटली हम दोनों को आप सेम क्राइटेरिया पे इवेलुएट नहीं कर सकते उनकी स्किल्स को। सेकेंड हमारे पास है टारगेट योर इवेलुएशन टू द राइटर्स एक्सपीरियंस लेवल। You will need to adjust your expectations depending on the writer's background, keeping in mind their age, experience level, and language proficiency. Design a test that is appropriate for the individual. यानी आपने background के साथ साथ उनकी एज, उनका एक्सपीरियंस लेवल, उनकी प्रोफिशेंसी लेवल और उनकी फेमिलियरिटी को भी जहन में रखना है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर evaluating ESL writer skills, you may wish to focus mainly on linguistic accuracy. That is, correct use of grammar, syntax, word forms, and correct use of vocabulary. अगर आप एक सेकेंड लैंग्वेज लर्नर के स्किल्स को एवेलुएट कर रहे हैं तो लिंग्विस्टिक एक्यूरेसी पे ज़्यादा फोकस करना है आपको, जिसमें डेफिनेटली करेक्ट यूज़ ऑफ ग्रामर या सिंटैक्स, वर्ड फॉर्म्स का करेक्ट यूज़ और वोकैबुलरी का करेक्ट यूज़ हमारे पास फॉर एग्जांपल में आता है, एग्जांपल्स में आता है. If you are evaluating the writing of children, keep their age and grade level in mind. वही बात जो हमने पहले की है कि अगर आप एक 8 साल के बच्चे या 4th ग्रेड के बच्चे को उसकी स्किल टेस्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसको उसकी एज के हिसाब से आप उसके लिए क्राइटेरिया सेट करेंगे. ओके, और उसका क्राइटेरिया एक 18 साल के बच्चे या एक मैट्रिक के बच्चे से डिफरेंट होगा. For professional and academic writing, basic technical proficiency may be less of a concern than style, content, organization, and proper citation techniques. However, you should still evaluate technical proficiency as it is an important part of the writer's skills. Think of your evaluation as having a broader approach as the writer's educational background advances. प्रोफेशनल और एकेडमिक राइटिंग के लेवल पे आपने प्रोफिशेंसी से ज़्यादा आपने स्टाइल पे, कंटेंट पे, ऑर्गेनाइजेशन पे और प्रॉपर साइटेशन टेक्निक्स पे फोकस करना है. प्रोफिशेंसी पे भी आप फोकस करेंगे डेफिनेटली, लेकिन टेक्निकल प्रोफिशेंसी पे, क्योंकि प्रोफेशनल लेवल पे टेक्निकल प्रोफिशेंसी और हमारे पास जो स्टाइल, कंटेंट और ऑर्गेनाइजेशन है वो ज़्यादा मैटर करती है एज़ कम्पेयर टू कि आप सिर्फ उसका प्रोफिशेंसी टेस्ट ले लें सिंपल लैंग्वेज की. ठीक है, और जैसे जैसे स्टूडेंट का एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है वो ज़्यादा लाइक आपको बेहतर या ज़्यादा उसका कनेक्शन नज़र आएगा सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग से, ज़्यादा एडवांस बैकग्राउंड होगा, तो उस तरह से आप ग्रेजुअली अपना बढ़ाते जाएंगे एवेलुएशन का क्राइटेरिया. थर्ड है हमारे पास, कीप योर असाइनमेंट्स रेलिवेंट टू द राइटर्स नीड्स और स्किल्स दे आर अप्रूव्ड. आपने डेफिनेटली आपके असाइनमेंट रेलिवेंट होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि आप जो स्किल्स स्टूडेंट की इम्प्रूव करवाना चाहते हैं अपने असाइनमेंट्स के थ्रू या जिन स्किल्स को टेस्ट करना चाहते हैं उसके अलावा दूसरी चीज़ें उसमें आप ज़्यादा फोकस करें और उससे रेलिवेंट जो भी डाटा है वो आपका कम हो. तो डेफिनेटली रेलिवेंस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. तो रेलिवेंट आप उसमें डाटा या क्वेश्चंस या क्राइटेरिया आपका होना चाहिए. Writing a formal academic paper requires a very different skill set from writing a letter to screenplay or a screenplay. तो formal academic paper की राइटिंग के लिए बिल्कुल डिफरेंट स्किल सेट हमें चाहिए एज कम्पेयर टू कि आप कोई लेटर लिख रहे हो या आप कोई स्क्रीन प्ले लिख रहे हो. ठीक है, फॉर्मल एकेडमिक पेपर की अगर आप प्रैक्टिस करवा रहे हैं स्टूडेंट्स को या फॉर्मल एकेडमिक पेपर के हवाले से अगर आप इवैल्यूएशन करना चाहते हैं या एकेडमिक फॉर्मल एकेडमिक पेपर की स्किल राइटिंग की स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप प्रोफिशिएंसी से ज़्यादा
आप स्टाइल पे फोकस करेंगे, आप उसके कंटेंट और कंटेंट के ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस करेंगे, आप साइटेशन पे फोकस करेंगे, तो उसके कोहेजन कोहेरेंस पे फोकस करेंगे, ठीक है। For example, if you are testing the writer's ability to use descriptive language, you might ask them to describe a piece of art in a few paragraphs or to describe a photo of the countryside. और जब आप राइटर की डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की एबिलिटी राइटर की टेस्ट कर रहे हों तो डेफिनेटली आप उनको कोई पीस ऑफ आर्ट दे दें या एक फ़ोटो दे दें कंट्री साइड की, कि वो उसको डिस्क्राइब करें अपने वर्ड्स में कुछ पैराग्राफ्स में. If you want to assess their ability to convey information concisely, you could have them complete an assignment in a specific number of words or paragraphs. लेकिन अगर आप उनकी इंफॉर्मेशन कन्वे करने की, कंसाइजली कन्वे करने की एबिलिटी को चेक करना चाहते हैं, स्किल को चेक करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप उनसे डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ्स नहीं मांगेंगे. इंफॉर्मेशन को कैसे कन्वे किया जाता है और किस तरह से उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है मैसेज को, और किस किस्म का कंटेंट होना चाहिए, इन चीज़ों पे फोकस करेंगे. लाइक रेलेवेंस होनी चाहिए आपके असाइनमेंट की उन स्किल्स के साथ जिनको आप इम्प्रूव करना चाहते हैं. Determine your assessment criteria. There are many different types of writing skills, so you will need to select a few to focus on. बहुत सारी हमारे पास राइटिंग स्किल्स हैं. आपने ये देखना है कि आपको किस पे फोकस करना है, आपने किसको टेस्ट करना है, तो आपने उसी पे फोकस करना है. डिसाइड एग्जैक्टली विच स्किल्स यू वांट टू इवैल्यूएट. पहले आप डिसाइड कर लें कि कौन सी स्किल आप इवैल्यूएट करना चाहते हैं. सिंस दिस विल डिटरमिन द नेचर ऑफ द असाइनमेंट एंड हाउ यू इवैल्यूएट. यही डिसाइड करेगा आपकी असाइनमेंट का नेचर और किस तरह से आपने किसी डाटा को या उस असाइनमेंट को फिर फर्दर इवैल्यूएट करना है. वो भी फिर इसी बेसिस पे डिसाइड होगा जो स्किल आप टेस्ट करना चाहते हैं, जिस स्किल को आप फोकस करना चाहते हैं. For example, you might focus on the use of proper writing conventions such as good spelling, grammar, syntax, capitalization and punctuation. अगर आप प्रॉपर राइटिंग कन्वेंशंस को का यूज़ चेक करना चाहते हैं तो उसमें डेफिनेटली आप स्पेलिंग, ग्रामर, सिंटैक्स, कैपिटलाइजेशन, पंक्चुएशन पे फोकस करेंगे. अगर आप राइटर की मास्टर ऑफ रिटन वोकैबुलरी टेस्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप वोकैबुलरी पे फोकस करेंगे. अगर आप क्लैरिटी एंड फ्लुएंसी टेस्ट करना चाहते हैं और आर्गुमेंटेशन चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए आप उसकी कोहेजन, कोहेरेंस और आर्गुमेंटेटिव एबिलिटीज़ को टेस्ट करेंगे. द यूज़ ऑफ क्लियर एंड लॉजिकल स्ट्रक्चर विद इन द टेक्स्ट. आप अगर लॉजिकल स्ट्रक्चर को फोकस करना चाहते हैं, क्लियरली मैसेज कन्वे हुआ है विद प्रॉपर लॉजिकल स्ट्रक्चर, तो आप डेफिनेटली लॉजिकल सिमेंटिक रिलेशनशिप्स को फोकस करेंगे और कोहेसिव टाइज को फोकस करेंगे. फिर आप लॉजिकल स्ट्रक्चर पे आपका फोकस ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू कैपिटलाइजेशन, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग्स. Create a scoring rubric. A rubric is a way of quantifying whether it is you are trying to evaluate. This might involve assigning a letter grade based on your overall impression of the work or giving points based on the degree of which the work meets specific criteria. आपका रूब्रिक भी आपकी स्किल जिसको आप टेस्ट करना चाह रहे हैं उसी की बेसिस पे डेवलप किया करेंगे आप. और रूब्रिक आप ओवरऑल भी डेवलप कर सकते हैं. ओवरऑल एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए ओवरऑल एबिलिटी या ओवरऑल सारा जो मटेरियल है, एक पूरा ऐसे है, उसको पूरे का जो इम्प्रेशन आप देखना चाहते हैं क्या है, उसको आप होलिस्टिक रूब्रिक के थ्रू एवेलुएट करेंगे. और अगर आप हर पॉइंट या हर लेवल को अलग अलग से एवेलुएट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका एनालिटिकल रूब्रिक होगा. फॉर एग्जांपल, अगर आप ओवरऑल आर्गुमेंटेटिव राइटिंग टेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए होलिस्टिक रूब्रिक डेवलप करेंगे और उसके अंदर आप आर्गुमेंटेशन को कितने पॉइंट्स दे रहे हैं और क्लैरिटी को कितने पॉइंट्स दे रहे हैं. तो लेकिन जब आप एनालिटिकल रूब्रिक की बेसिस पे वैल्यूएशन करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर ये होगा कि हर एक एलिमेंट को अलग अलग आपने अपने रूब्रिक में ऐड करना है और अलग अलग हर पॉइंट पे आपने वैल्यूएशन करनी है अपने स्टूडेंट्स की, कि आप ग्रामेटिकल जो
यूज़ है, करेक्ट ग्रामर है, उसको आप कितने पॉइंट्स दे रहे हैं, करेक्ट यूज़ ऑफ ग्रामर को, करेक्ट यूज़ ऑफ वोकैबुलरी को कितने पॉइंट्स दे रहे हैं, आप फ्लुएंसी या कोहेजन को कितने पॉइंट्स दे रहे हैं, और लॉजिको सिमेंटिक रिलेशंस को कितने पॉइंट्स दे रहे हैं। इस तरह से वो आपका एनालिटिकल हो जाएगा। फर्दर इसको डिफाइन भी किया हुआ है आपके पास। Rubrics allow you to score students with the different needs and backgrounds using a different scale. Consider the writer's background and current skill level when creating your rubrics so you can differentiate your evaluation process. ठीक है, जो आपका सेकेंड लैंग्वेज लर्नर्स है उसके लिए आपका डिफरेंट रुब्रिक होगा आपके नेटिव स्पीकर से। डेफिनेटली आप उन दोनों को सेम स्केल पे उनकी इवैल्यूएशन नहीं कर सकते। Holistic rubric might assign a letter grade based on the overall clarity, organization, and technical proficiency of the writing. For example, you might say an A paper will present the main argument clearly and support it with specific facts. It will also be free of grammatical and spelling errors. देखिए वही जो हमने बात की कि होलिस्टिक रूब्रिक में ओवरऑल एबिलिटी और ओवरऑल जो प्रोफिशिएंसी है वो जब आप टेस्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर एक लेटर है या आपके पास कोई एस्से है तो उसमें आप ओवरऑल क्लैरिटी, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैसेज और टेक्निकल प्रोफिशिएंसी को टेस्ट कर लेंगे, लेकिन इसमें आप ग्रामेटिकल और स्पेलिंग एरर्स को फोकस नहीं कर रहे। ठीक, जो होलिस्टिक रूब्रिक है वहाँ पे ग्रामेटिकल एरर्स, स्पेलिंग एरर्स को आप उसका कॉलम नहीं बनाएंगे, जबकि एनालिटिकल रूब्रिक में you need to develop a numerical scoring system for the different criteria. देखिए जैसे holistic rubric वो है कि आपने लिख लिया organization of message एक कॉलम में, और फिर एक में आपने लिख लिया कि आर्गुमेंटेशन, या अगर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है तो डिस्क्रिप्शन प्रॉपर दी हुई है, और उसमें आपने कोई तीसरा पॉइंट प्रोफिशिएंसी का या टेक्निकल प्रोफिशिएंसी का ऐड कर लिया। ठीक है, तो उसमें जो कॉलम्स आपके पास बने हैं, तो जो आपको अचीव हो रहा है आपका टारगेट उसमें आप टिक कर देंगे, तो जो नहीं अचीव हो रहा, जिसको स्टूडेंट जो है वो नहीं मीट कर पा रहा, उसको आप क्रॉस कर देंगे। जबकि एनालिटिकल रूब्रिक में आप पॉइंट्स देंगे हर एक लेवल को। फॉर एग्जांपल आपके पास ग्रामेटिकल एक्यूरेसी या करेक्ट यूज़ ऑफ ग्रामर के हैं आपके पास 3 पॉइंट्स, आपके पास ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैसेज के हैं 5 पॉइंट्स, और आपके पास है कोहेजन कोहेरेंस के 3 पॉइंट्स हैं, वोकैबुलरी, फॉर्मल वोकैबुलरी या करेक्ट यूज़ ऑफ वोकैबुलरी के आपके पास 3 या 4 पॉइंट्स हैं। तो उसमें से जब आप पॉइंट्स दे देंगे तो हर एक लेवल पे आप पॉइंट्स ऐड करते जाएंगे, और जहाँ पे एरर्स आते जाएंगे उस हिसाब से आप पॉइंट्स सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। ठीक है, you will need to develop a numerical scoring system for the different criteria you will be looking at. For example, you might subtract 1 point for every grammatical error or assign a range of points, 0 to 10 for organization, fluency, or the degree of which the writing addresses the assignment topic. ठीक है, पॉइंट्स आप असाइन करेंगे हर एक स्टेप को, और उसी के हिसाब से आप स्टूडेंट की राइटिंग को देखते हुए पॉइंट्स उसको देंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। 6 हमारे पास स्टेप है, सेट क्लियर पैरामीटर्स फॉर योर असाइनमेंट. The writer will need to know exactly what is expected of them as they are completing their assignment. Tell them what you will be looking for in as much detail as possible, and invite them to ask questions if they have trouble understanding the assignment. Provide both written and verbal instructions to accommodate different learning styles. Give them information such as how much time they have to complete their assignment, approximately how long the test should be. For example, 5 paragraphs, 10 pages, or 300 to 500 words. The purpose of the assignment to assess their ability to present a persuasive argument, the topic or range of topics you would like them to write about. ठीक है, आप स्टूडेंट को जो है क्लियर इंस्ट्रक्शंस दें और उसको कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस दें जिस हद तक पॉसिबल हो सके, ताकि स्टूडेंट को क्लियर रहे और वो अपना टेस्ट अटैम्प्ट करने में या एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करने में उसको आसानी रहे, कोई मसला ना हो। ठीक है, ये भी क्लियरली इंस्ट्रक्टेड होना चाहिए कि कितना टाइम आप स्टूडेंट्स को अलाउ कर रहे हैं, टाइम ड्यूरेशन कितना है किसी एक क्वेश्चन के लिए, किसी एक टेस्ट के लिए,
और जो आप उनसे डिमांड कर रहे हैं वो डाटा कितना होना चाहिए। अगर पर्सुएसिव एसे है, आर्गुमेंटेटिव एसे है या डिस्क्रिप्टिव एसे है तो उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, कितने पैराग्राफ से कितने पेजेस या कितने वर्ड्स, और पर्पस क्या है आपके असाइनमेंट का, वो आप क्लियरली स्टूडेंट को कन्वे करेंगे। और टॉपिक या रेंज ऑफ टॉपिक्स क्या है, कौन सा टॉपिक है जिस पे स्टूडेंट्स ने फोकस करना है, या कौन से अगर एक से ज़्यादा है तो वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो स्टूडेंट को फोकस करते हुए अपनी राइटिंग करनी है। Re-evaluating throughout the writing process. Building writing skills is a process, and so is evaluating those skills. You will get a better idea of the writer's abilities if you check in and provide feedback at multiple points during the writing process, and assess how their writing improves and develops over time. Okay. For example, you might offer to provide feedback on drafts and then look at how well they incorporate your suggestions into the final product. Okay. जो है स्टूडेंट को हर लेवल पे उनकी इवेलुएशन होती है, इवेलुएशन करते रहेंगे उनकी एबिलिटीज़ की डिफरेंट पॉइंट्स पे, राइटिंग प्रोसेस के ड्यूरिंग भी, और राइटिंग प्रोसेस के एंड पे तो आपने उनकी एबिलिटीज़ को असेस करना ही है, लेकिन ड्यूरिंग द प्रोसेस पे आप उनकी एबिलिटीज़ को प्रोसेस करते रहें कि जो आप उनको सिखा रहे हैं वो किस हद तक उसको इनकॉर्पोरेट करने में कामयाब हो रहे हैं. For example, you might offer to provide feedback on drafts as if you can offer multiple assignments over a period of time and provide feedback that encourages improvement and development. अगर आप उनको डिफरेंट पॉइंट्स पे ड्यूरिंग लर्निंग, उनके लर्निंग प्रोसेस के आप उनको प्रोवाइड करते रहेंगे अपना फीडबैक और आप अपना एवेलुएशन करते रहेंगे, तो डेफिनेटली उनकी इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट में बेहतरी आएगी और आप उनको ज़्यादा इंकरेज कर सकते हैं उनकी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए. हमारे पास सेकंड मेथड है राइटिंग स्किल्स टेस्ट करने के लिए.
स्टेशनरी स्टेशनरी भी कर लेती, उठ के बाहर आके बस बैठ गई हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिकॉर्डिंग रुकी है।